हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके पीसीएस का जो सीसैट पेपर होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसकी बात करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो इस पे किया हुआ है, उसमें हमने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। थोड़ी लंबी वीडियो चली गई थी, लेकिन हमने पूरे क्वेश्चंस को एनालाइज किया था प्रॉपर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप किसी भी स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सीसैट से परेशान हैं, तो हमारा पूरा 10 सीसैट पेपर्स का अलग अलग स्टेट पीएससी के पेपर को उठा करके हमने 10 टेस्ट पेपर्स का एक पूरा सीरीज बनाया हुआ है। उस कोर्स को आप ले सकते हैं। 500 का ये टोटल आपको पड़ेगा, पूरा एनालाइज करके बताया। और साथ ही साथ जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके साथ हमने क्लियर किया हुआ है कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे, सीसैट के पेपर्स को हम कर पाएंगे। मतलब कॉन्सेप्ट के साथ मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। देखिए, सीसैट पे कितना भी आपका मैथ्स बुरा है, रीजनिंग बुरी है, तो इसके लिए अलग से टाइम वेस्ट करना, मतलब मुझे नहीं लगता एक समझदारी की बात है। क्योंकि सीसैट पेपर हमें बस क्वालिफाई करना होता है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे ही हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और बाकी का अपना पूरा ध्यान हमारे प्री और मेंस पे दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2 है यूके पीएससी का। ये 2012 का पेपर है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, और आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा जो है वो डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इसमें 40, 45, 50 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 पार्ट में इसको कवर करने की, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूरा अगर आपको कोर्स हमारा चाहिए तो आपको 500 में ये कोर्स मिल रहा है। तो आप अभी फ़ोन करके आप हमसे ले सकते हैं। 9582062485 ये हमारा नंबर है। इसके अलावा 9598875847। इसके अलावा बहुत सारे हमारे कोर्सेज और भी चल रहे हैं, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म। अभी इसमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को जब सॉल्व करना हो ना, तो आप क्या करेंगे, या तो इधर से चलेंगे या फिर इधर से चलेंगे। किसी भी साइड से चलेंगे, आंसर आपका सेम आएगा, क्योंकि ये वाला हमें यहाँ पे फिल करना है कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, ये सेट दिया हुआ है, तीन तीन का सेट दिया हुआ है। देखिए कॉमा लगा हुआ है ना, यानी कि 3 का ये सेट बना हुआ है ऑलरेडी। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। भाई 3 का सेट है ये, ठीक है, 3 का सेट है। तो इसमें कह रहा है, इधर अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें तो ये n है। n के बाद ये मतलब लास्ट सेट का तीसरा टर्म था, तो सेकेंड लास्ट टर्म का तीसरा सेट देखेंगे। आई मीन सेकेंड लास्ट सेट का तीसरा टर्म देखेंगे। तो क्या हो रहा है, n आ रहा है, n के बाद इसमें p आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा, फिर t आ रहा है इसमें, मतलब यहाँ पे ये t है ना, और उसके बाद v आ रहा है, तो v आ रहा है। तो अब आप देखिए, कुछ आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या। n के बाद p है, यानी कि o का गैप है, उसके बाद p आ गया, मतलब 1 का गैप है, उसके बाद p आ गया। फिर 1 का गैप लेंगे तो q के बाद क्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पास r आना चाहिए ना, r आ जाएगा। उसके बाद 1 का गैप लेंगे तो t आ जाएगा, 1 का गैप लेंगे तो v आ जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे तो समझ में आ गया कि भाई इसका जो तीसरा टर्म होने वाला है ना, वो r होने वाला है। तो जैसे ही हमने एक टर्म निकाला, तो अब आप एलिमिनेशन मेथड पे जा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड पे जाएंगे तो देखेंगे भाई इसमें क्यू है, तो ये तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, यानी कि बी हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। या तो ए होगा, या सी होगा, या फिर डी होगा, है ना। आइए अब लास्ट सेट के दूसरे टर्म को देखें, तो ये 19 है। उसके बाद और हम लेफ्ट की तरफ आए तो 14 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 5 है। तो कुछ यहाँ पे पैटर्न बन रहा है क्या। 14 में माइनस हम करेंगे 5, तो 19 में -5 करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 7 में यहाँ पे -2 करने पे 5 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, 19 में -5 किया तो 14 आ गया, 14 में -4 करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे क्या आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। और 10 में -3 करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 7 में -2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। समझ में आ गया। पहले -5 किया, फिर -4 किया, फिर -3 किया, फिर -2 किया, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे 10 आएगा। तो अब हमें एक और हमारा टर्म मिल गया, यानी कि r के बाद यहाँ पे 10 आएगा। तो अब देखिए भाई 10 किस किस में है, 10r यहाँ पे है, ये हो सकता है हमारा आंसर। 10r यहाँ पे भी है, ये भी हो सकता है, बट ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है। तो 2 आंसर तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब देख लेते हैं हमारा लास्ट सेट से, फिर से शुरू करते हैं। लास्ट सेट का पहला टर्म है यहाँ पे b, उसके बाद है e, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद है क्या, k, और फिर क्या है n।
तो अभी क्या कुछ और पैटर्न बन रहा है, बी के बाद सी डी, दो गैप ले ले तो ई आएगा, ई के बाद एफ जी गैप ले ले तो एच आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, और एच के बाद आई जे गैप ले ले तो के आएगा, और के बाद जे के बाद एल एम, तो एल एम का गैप ले ले तो एन आएगा। तो समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पे दो दो का गैप आ रहा है, तो बी के बाद तो एच आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, यानी कि एच 10 आर हमारा आंसर है, और ये ए में है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। बिल्कुल समझ में आया कि किस तरीके से अप्रोच करना है हमें। यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है, ठीक है ना। आप इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, अगर मुझे खुद से करना होता तो ये 2 सेकंड में क्वेश्चन हो गया रहता और मैं यहाँ से आगे बढ़ जाता, ठीक है। तो आपको इतना डिटेल में नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए डिटेल में कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। B:16 प्रोपोर्शन है D:what। जैसे B का संबंध 16 से है वैसे D का संबंध किससे होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ मैंने ये तो बताया था कि B:16 है तो D क्या होगा। तो देखिए B, जैसा B आपको दिख रहा है यहाँ पे, B का जो प्लेस वैल्यू होता है, अगर हम बात करें अल्फाबेटिकल नंबर इसका क्या होता है, जैसे A नंबर 1 होता है, B नंबर 2 होता है, C नंबर 3, तो B का प्लेस वैल्यू है वो 2 है, और 2 के बाद यहाँ पे 16 है। वैसे यहाँ पे D का पुट करेंगे तो D का 4 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपको पता है कि 2 का पावर 4 करेंगे 2 to the power 4, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना, 2 into 2 into 2 into 2। वैसे ही 4 to the power 4 करेंगे तो क्या होगा 4 into 4 into 4 into 4, और इसको जब करेंगे मल्टीप्लाई तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 256। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है ना, इजी था। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ए इज बीज सिस्टर। यहाँ पे देखिए कैसे हमें सॉल्व करना है। ए इज बीज सिस्टर यानी कि अभी हम बना लेंगे भाई फैमिली ट्री बना देंगे, ठीक है। मैं इनको मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ए इज बीज सिस्टर, ए जो है वो बी की सिस्टर है। ए इज बीज सिस्टर यानी कि ए का हमें देखिए, मैं जो राउंड करूंगा ना, राउंड, इससे आप ये समझिएगा कि भाई इसका जो जेंडर है ना फीमेल है, और जब स्क्वायर करूंगा तो मेल है। ए इज बीज सिस्टर, उसके बाद है सी इज बीज मदर। सी इज बीज मदर यानी कि सी ऊपर आएगी, ये भी फीमेल है क्योंकि एक जनरेशन ऊपर है। सी की बी की मदर है यानी कि ए की भी मदर होगी, सिंपल यहाँ पे ये पता चल रहा है। उसके बाद है डी इज सीज फादर। डी इज सीज फादर यानी कि डी और ऊपर आएगा, एक जनरेशन और ऊपर, और ये फादर है यानी कि यहाँ पे स्क्वायर हम दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद है ई इज डीज मदर। ई इज डीज मदर यानी कि ई एक ऊपर और आएगी और ये मदर है, यानी कि देखिए कितने जनरेशन हो गए, 1 2 3 4 जनरेशन यहाँ पे दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। ए डी से कैसे रिलेटेड है भाई, ए की मदर सी है और सी का पिता है डी, यानी कि ए का नाना है डी। तो क्या कह रहा है, ए इज रिलेटेड टू डी, तो ए क्या होगा, नाती होगा डी का, है ना, तो ग्रैंडसन हो जाएगा। वैसे तो मैटरनल ग्रैंडसन होना चाहिए, बट ग्रैंडसन ऑप्शन में, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चूज द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स इन द वर्ड। देखिए रिकमेंडेशन आपके सामने वर्ड है, इन रिकमेंडेशन में जो वर्ड्स है ना, जो लेटर्स है, उनका इस्तेमाल करके इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। तो भाई मीडिएट बनाया जा सकता है, मेडिसिन भी बनाया जा सकता है, रिमाइंडर भी बनाया जा सकता है, जबकि कम्युनिकेट नहीं बनाया जा सकता है। और क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यू आता है इसमें, कम्युनिकेट में यू आ रहा है, और आपको कहीं पे रिकमेंडेशन में यू दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड इट्स एरिया इंक्रीज्ड बाय। अगर किसी सर्कल का रेडियस डबल कर दिया जाए तो इसका एरिया कितने से इंक्रीज हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक ले लेते हैं भाई सर्कल, ये रहा सर्कल, गोल नहीं हो पाया, चलिए आई होप अब हो जाए, ओके काम चला लेंगे। ये हमारा सर्कल है और ये इसका है डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर है, तो ये आधा जो होगा ये रेडियस होगा, है ना। तो रेडियस मान लेते हैं पहले 1 था, r इज इक्वल टू 1, पहले रेडियस था कितना 1, तो इसका एरिया कितना रहा होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 1 इंटू 1 यानी कि पाई रहा होगा, है ना, पाई इसका रहा होगा एरिया। और अब कह रहे हैं कि भाई इसके रेडियस को डबल कर दो, तो जब रेडियस को डबल कर देंगे तो r क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब अगर हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, पाई इंटू
पाई इंटू 2 यानी कि अब हो जाएगा 4 पाई। ये हो गया नया एरिया, तो पहले एरिया था पाई, अब हो गया 4 पाई। तो भाई अगर हम आपसे हमसे पूछे कि कितना मतलब कितना गुना हो जाएगा, तो भाई 4 टाइम्स हो जाएगा। बट यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया। तो पहले पाई था, अब हो गया 4 पाई, यानी कि 3 पाई से बढ़ गया। तो 3 पाई जब निकालेंगे ना पाई का, तो ये होगा कितना 300%। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 300% से बढ़ गया नया वाला एरिया। तो आंसर हो जाएगा 300%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चूज द बेस्ट रिलेटेड ऑल्टरनेटिव। तो जैसे कैलेंडर का, यहाँ पे कैलेंडर का रिलेशन दिखाया गया है डेट्स के साथ। देखिए जब आपको डेट्स देखना होता है, डेट्स चेक करना होता है, तो आप कैलेंडर का सहारा लेते हैं। तो डिक्शनरी का सहारा आप कब लेते हैं? जब आपको वोकैबुलरी चेक करनी होती है, किसी चीज़ की वर्ड मीनिंग चेक करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वोकैबुलरी। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन टेस्ट इससे आपका ले रहा है इस क्वेश्चन से। ऐसे क्वेश्चंस को ना ध्यान से पढ़ना चाहिए, और जैसा जैसा आपको बोलेगा ना वैसे ही फॉलो करते रहिए, तो आंसर अपने आप ही निकल के आ जाएगा। कह रहा है कि अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट किधर होता है? ये वाला साइड ईस्ट होता है। तो 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी कि पहले तो 1 किलोमीटर ये इधर गया ईस्ट की तरफ। ठीक है, 1 किलोमीटर, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। उसके बाद कह रहा है कि देन टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब साउथ मुड़ गया, यानी कि इधर मुड़ गया, और ये चल दिया कितना 5 किलोमीटर इसने और चला, यहाँ से यहाँ तक 5 है। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब ये वापस मुड़ रहा है इधर, और 2 किलोमीटर थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन रहा है, बट ठीक है, ये 2 किलोमीटर है। अभी कह रहे हैं कि देन ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर। अब कह रहे हैं कि अब वापस से नॉर्थ मुड़ गया और 9 किलोमीटर चला गया। यहाँ तक 5 था, अब 4 और चल गया, यानी कि 9 किलोमीटर। ये टोटल 9 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना फार है वो, ये रहा था स्टार्टिंग पॉइंट। अभी यहाँ से ये यहाँ यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालनी है हमें, ये वाला निकालना है। ठीक है, ये टेढ़ा हो गया, रुक जाइए एक सेकेंड। हाँ, मैं थोड़ा अच्छे से खींच देता हूँ इसको, मे बी। अरे यार भाई खिंचा लाइन, क्या हो गया है? चलिए चलिए मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, तो इसको अगर मैं बेस मान लूँ, तो यहाँ से यहाँ तक मैं खींच दूंगा ऐसा लाइन, यहाँ से यहाँ तक। तो अभी क्या बन गया? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये ऊपर वाला है ना एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से यहाँ तक 1 था, यहाँ से यहाँ तक 2 था। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये 1 था और ये 2 है। तो टोटल कितना हो गया? बेस यहाँ पे हमें निकल के आ गया 3। और ये यहाँ से यहाँ तक 5 था, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 है। तो यहाँ पे हमारा बेस 3 हो गया, और परपेंडिकुलर भी निकल के आ गया कितना? 4। तो अभी हम ये निकाल लेंगे कि हाइपोटेनस निकल जाएगा क्या? जो हाइपोटेनस आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। तो पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, PH का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 25 हो जाएगा, यानी कि 5 निकल के आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस 5 हो गया। तो किस भाई कितना दूर है वो? 5 किलोमीटर दूर है अभी, अब वो जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ईजी था, ये निकालना था। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि क्या हो, बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए। रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अ मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्ड 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद कह रहा है कि देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है ना, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ। तो देखिए बस हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। एक इंसान जो कि साउथ को फेस कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में वो है। अरे हमें मुझसे लाइन सीधी क्यों नहीं खिंचती है? चलिए ये मान लेते हैं कि ये साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, ये साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि ही टर्न्ड 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखिए सुई कैसे घूमती है भाई, सुई का कांटा कैसे मुड़ता है? टिक 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 टिक। बट एंटी क्लॉकवाइज अगर हम करेंगे तो किधर मुड़ेगा वो? टिक 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 टिक, इधर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज 135 मोड़ रहा है। तो 135 यहाँ से मैं एंटी क्लॉकवाइज मोड़ू, तो अगर कांटा यहाँ पे आ जाए तो 90 डिग्री है ना, यहाँ पे आ जाए तो 90 डिग्री, और यहाँ पे आ जाए तो 180 डिग्री। तो भाई 90 डिग्री और 80 डिग्री के बीच में तो होगा 135 डिग्री, है ना, है ना, है ना, है ना। तो यहाँ पे ऐसे मुड़ गया वो भाई, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहा है तो ऐसे मुड़ गया। अब यहाँ पे वो मैन फेस कर रहा है ना, पहले यहाँ पे कर रहा था, अब यहाँ पे कर रहा है ना, इजी है। अब कह रहा है कि भाई
पहले 135 एंटी क्लॉक, फिर कह रहा है कि देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़िए, तो पहले आपने ऐसे इस डायरेक्शन में उसको मोड़ा था ना, तो अब भाई इस डायरेक्शन में मोड़िए क्लॉकवाइज। तो 180 डिग्री कैसे मुड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, ऐसे है तो सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा, वो ऐसे फेस करने लगेगा क्लॉकवाइज करेंगे तो। कैसे, मैं बताऊँ कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहले इधर ले आइए उसको, तो वो 45 मुड़ गया। अब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ के का डिग्री कितना 90 डिग्री, तो 135 यहाँ पे मुड़ गया, 45 और मुड़ गया, तो कितना हो गया 180 डिग्री, है ना। सीधा कैसे पता चलेगा 180 डिग्री, जैसे ये पूरी लाइन अगर मैं खींच दूँ 180 डिग्री तो है भाई, ये बीच से इसको काट दीजिए, ये भी 180 डिग्री, इसको मोड़ करके इधर ले आइए, ये वाला भी 180 डिग्री। मतलब यहाँ से अगर कोई लाइन ये है और उसको मैं उठा के ऐसे 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 उठा के इस साइड में ले आऊँ ना, तो 180 डिग्री मुड़ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो यही बात हमसे कह रहे हैं। तो पहले हमने यहाँ पे 135 डिग्री ऐसे मोड़ दिया हमने इसको, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर हम 180 डिग्री यहाँ पे लेके आ गए उसको क्लॉकवाइज। तो अब वो किधर फेस कर रहा है, यहाँ पे है वो बंदा, किधर फेस कर रहा है, तो देख लीजिए किधर फेस कर रहा है। एक तो ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ऊपर से वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये फेस कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना, इजी था। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। नेक्स्ट है, इफ प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर माइनस एंड डिवीजन स्टैंड्स फॉर एडिशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो भाई कुछ नहीं करना है, ये जो भी है ना इनके सामने हमें पुट कर देना है चीज़ों को। तो क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, जैसे 26 है, प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 74। उसके बाद है माइनस, माइनस स्टैंड्स फॉर व्हाट, माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, तो डिवाइडेड बाय, माइनस की जगह पे डिवीजन रख देंगे 4। और उसके बाद कह रहा है मल्टीप्लाई बाई 5, लेकिन मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर क्या कह रहा है, माइनस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस रख देंगे और 5 कर देंगे। और डिवीजन, डिवाइडेड बाई 2 है, तो डिवीजन स्टैंड्स फॉर व्हाट, डिवीजन स्टैंड फॉर कह रहा है कि प्लस, तो प्लस कर देंगे 2। अब भाई इस इक्वेशन को गोली मारिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या है, पहले हम क्या करते हैं भाई, डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करिए, 26 इंटू 74 डिवाइडेड बाई 1/2, 1/4 कर देंगे तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा ना, और -5 + 2 कर लीजिए। तो 4 से 74 को हम क्या करेंगे, पहले भाई डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 से 4 कट जाएगा, और यहाँ से 13 से ये कट जाएगा, फिर 2 से 74, तो 37 यहाँ पे आ जाएगा, ये उड़ गया। अभी 37 इंटू 13 -5 + 2, तो 37 इंटू 13 करिए कितना होता है। तो जब 13 इंटू 37 करेंगे ना, तो आ जाएगा आपका कितना, आ जाएगा 481, और अभी -5 एंड +2, ये आ गया नया क्वेश्चन। तो भाई +2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 483 -5, तो आ जाएगा आंसर आपका 478, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आया, इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि भाई ये अब सीरीज का क्वेश्चन आ गया, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, बीच में क्या होगा। तो 5 से 10 अगर करेंगे तो 5 इंटू 2 10 होता है, 10 इंटू 2 20 होता है, 20 इंटू 2 क्या होता है भाई 40 होता है, 40 इंटू 2 ओके, वेट, ये सीरीज का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि आपसे टर्म पूछ रहा है भाई, ये टर्म पूछ रहा है। ये आ गया आपका किसका, प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आ गया। आपको टर्म पूछ रहा है, जैसे ये सीरीज दी गई है 5, 10, 20, 40, तो आपसे पूछ रहे हैं कि 1280 जो है ना, वो कौन सा टर्म है इस सीरीज का, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए ना हमें जीपी आना चाहिए थोड़ा बहुत, एपी जीपी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो देखिए जीपी के लिए क्या करना होता है, ये एक्चुअली जीपी का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नहीं है, जीपी का है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बार देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, 5 से 10 हो रहा है, 10 से 20 हो रहा है, 20 से 40 हो रहा है, यानी कि 5 इंटू 2, 10 इंटू 2, 20 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ए क्या होगा, ए होता है पहला टर्म, तो ए है यहाँ पे 5। आर यानी कि कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे, सेकंड टर्म को पहले टर्म से डिवाइड कर देंगे, या फिर सब में कितने कितने का रेशियो आ रहे देख लेंगे। तो भाई डबल हो रहा है ना, कि रेशियो क्या है, 2 है, रेशियो 2 है, सिंपल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जीपी का टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है आपका क्या, an इज इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर n-1, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें nth टर्म पता है, टर्म कितना है भाई 1280,
1280 इज इक्वल्स टू ए कितना है 5 इंटू आर कितना है भाई 2 का रेशियो है 2 टू द पावर n-1, यही तो चीज़ है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो 1280 देखिए 1280 अभी क्या हो जाएगा, इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1280 डिवाइडेड बाई 5 हम कर सकते हैं ना, और उधर लिख सकते हैं 2 टू द पावर n-1 है ना, ये वाले फॉर्म उसको। अब 1280 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 256 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n-1। और आगे थोड़ा जाएंगे तो देखिए 256 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 टू द पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है 2 टू द पावर 8 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 टू द पावर n-1। अब यहाँ पे भी बेस में 2, यहाँ पे भी बेस में 2, तो बेस से कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 + 1 यानी कि 9। यानी कि ये जो 1280 है ना इस सीरीज का 9th टर्म है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी ना हो गया हो, बस एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जगह बहुत कम है यहाँ पे सॉल्व करने का, तो इसीलिए थोड़ा खिचड़ी हो रहा है। बस इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको वापस से देख सकते हैं पीछे करके। चलिए नेक्स्ट है कंसीडर दी 6 स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। कह रहे कि ऑल बॉल्स आर लॉक्स, ऑल कीज आर बॉल्स, अच्छा ऑल कीज आर लॉक्स, ऑल, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 6 स्टेटमेंट तो दिया हुआ है बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं चूज द ऑप्शन विच इंडिकेट्स अ वैलिड आर्ग्यूमेंट कंटेनिंग लॉजिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स, दैट इज वेयर द थर्ड स्टेटमेंट इज द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द प्रीसीडिंग 2 स्टेटमेंट्स। ओके, क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा इसको ठीक से। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 इन सबको आप पहले पढ़िए स्टेटमेंट्स को, उसके बाद बताइए कि शुरू के जो 2 स्टेटमेंट्स है ना वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं तीसरे स्टेटमेंट को, यानी कि तीसरे स्टेटमेंट को एज अ कंक्लूजन आपको लेना है। ये सिलॉग का ही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, तो हमको सारा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं करेंगे, हम इसको ऑप्शन के थ्रू करेंगे। कैसे, पहला ऑप्शन कह रहे कि भाई ACD को चेक करते हैं। ए कह रहे कि ऑल बॉल्स आर लॉक्स, यानी कि ऑल बॉल्स, इसको बॉल मान लेते हैं, आर लॉक्स, और इसको लॉक मान लेते हैं। उसके बाद सी कह रहा है ऑल कीज आर बॉल्स, ऑल कीज आर बॉल्स। ओके, तो बी के अंदर भी की जाएगा, वेट अ सेकेंड, ऑल बॉल्स आर लॉक्स, ये कह रहा था ए स्टेटमेंट। और उसके बाद सी स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल कीज आर बॉल्स, ऑल कीज आर बॉल्स, यानी कि कीज के भी अंदर है। ठीक है, अब चेक करिए डी क्या कह रहा है, सम कीज आर लॉक्स, सम कीज आर लॉक्स। तो सम कीज क्या भाई गलत है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही की लॉक हो जाएगा। क्यों, सम क्यों होगा, पूरा ही हो जाएगा, सम तो कोई बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि भाई ऑल कीज आर बॉल्स है और ऑल बॉल्स जब लॉक है तो भाई सम क्यों होगा, पूरा का पूरा की आपका लॉक हो जाएगा। तो पहला तो भाई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट है क्या, BEF, सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं पहले बी को चेक कर लीजिए, ऑल कीज आर लॉक्स, ऑल कीज आर लॉक्स। एंड ई कह रहा है सम लॉक्स आर बॉल्स, सम लॉक्स आर बॉल्स। ये ऐसे भी बन सकता है ना, बॉल, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। फिर एफ पढ़िए, एफ क्या कह रहे हैं, नो बॉल्स इज लॉक, नो बॉल्स इज लॉक। तो ये भी तो साफ गलत है ना, साफ यहाँ पे तो बोल ही रहा है कि भाई जब पहला बी कह रहा है कि बी क्या कह रहा है ऑल कीज आर लॉक्स, एंड ई कह रहा है कि सम लॉक्स आर बॉल्स, सम लॉक्स आर बॉल्स, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। फिर इफ कह रहे हैं कि नो बॉल इज लॉक, ऐसा कैसे हो सकता है, जब लिखा हुआ है कि सम लॉक्स आर बॉल तो नो बॉल इज लॉक तो होगा ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को देखते हैं, सी में पहला है CDE, तो पहले सी को चेक करिए। सी कह रहे हैं कि ऑल कीज आर बॉल्स, ऑल कीज आर बॉल्स। और सी के बाद डी कह रहा है कि सम कीज आर लॉक्स, सम कीज आर लॉक्स, यानी कि सम कीज आर लॉक्स। ओके, एंड ई कह रहा है, ई क्या कह रहा है, ई कह रहा है कि सम लॉक्स आर बॉल्स, सम लॉक्स आर बॉल्स। ठीक है, बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर रहा है। जब इसमें ये साफ बोला गया ना कि ऑल कीज आर बॉल्स एंड सम लॉक्स आर कीज, तो सम लॉक्स आर जब कीज करेंगे ना तो बी तो अपने आप चला जाएगा, बॉल भी टच होगा लॉक में। तो ये बहुत सही कह रहा है कि ई क्या कह रहा है, ई कह रहा है कि सम लॉक्स आर बॉल्स, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें आगे चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं चेक करने की जरूरत है। तो हमारा ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द आर्ग्यूमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। देखिए ऐसे जब आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन आपको करने होंगे ना, तो आपको ना बिल्कुल रैशनली सोचना होगा, इमोशनली होकर के आप यहाँ पे नहीं सोच सकते। बिल्कुल फैक्चुअल चीजें आपको सोचनी पड़ेगी जो कि मतलब रेशनल हो, जो कि थोड़ी समझदारी वाली बात हो। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट देखते हैं कि भाई कौन सा आर्ग्यूमेंट ज्यादा स्ट्रांग है। कह रहे हैं कि शुड इनकम टैक्स बी एबॉलिश्ड इन इंडिया, क्या इनकम टैक्स इंडिया में भाई खत्म कर देना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट कहता है यस इट इज अ बर्डन ऑन वेज अर्नर्स, हाँ खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो मजदूर है ना उन पे ये क्या है, उन पे ये बोझ है। तो एक बात बताइए कि गवर्नमेंट ने सबके लिए इनकम टैक्स रखा हुआ है या कुछ सर्टेन लिमिट है कि भाई आपका इनकम अगर इतना है मिनिमम तभी आपको इनकम टैक्स देना है। वेज अर्नर्स को तो इनकम टैक्स देना ही नहीं है, है ना। तो ये तो भाई आपका वीकर मुझे लग रहा है ये जो आर्ग्यूमेंट है। सेकंड आर्ग्यूमेंट कह रहा है नो इट इज अ गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये मेरे को सही लग रहा है सेकंड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के सोर्स का गवर्नमेंट के रेवेन्यू का ये सोर्स है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो इनकम टैक्स देते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि इनकम टैक्स हम खत्म ना करके उसके प्रोविजंस में चेंज कर सकते हैं, उसके पॉलिसीज में चेंजेस ला सकते हैं, ताकि जो वेज अर्नर्स है ना उन पे बर्डन ये ना रहे। जब इसको बिल्कुल ही खत्म कर देना समझदारी वाली बात नहीं होगी। तो सेकंड ऑप्शन आर्ग्यूमेंट ज्यादा ही बढ़िया है, तो सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। Consider the following statement and assumptions and decide which of the assumption is are implicit in the statement। ऐसे क्वेश्चंस assumption वाले ना, इसमें आपको स्टेटमेंट पढ़ना होता है, फिर आपको अज्यूम करना होता है कि ये स्टेटमेंट एक्चुअली दिया गया है तो इसके पीछे रीजन क्या रहा होगा, क्यों ये स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, स्टेटमेंट कह रहा है कि लेट अस इंक्रीज द टैक्सेस टू कवर द डेफिसिट। चलो टैक्स को बढ़ा दिया जाए, जो डेफिसिट है ना, जो घाटा हुआ है उसको कवर करने के लिए। तो ऐसा क्यों बोला गया, अजम्पशन इसके पीछे क्या हो सकता है। तो द प्रेजेंट टैक्सेस आर वेरी लो, क्या ये अजम्पशन है? ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि भाई टैक्स कम रहेगा तभी गवर्नमेंट बढ़ाएगी। हो सकता है कि पहले से भी टैक्स हाई हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट चाह रही हो कि नहीं इसको फिर से बढ़ा देते हैं। तो ये तो भाई इसमें पता नहीं चल रहा है कि लेट अस इंक्रीज द टैक्सेस टू कवर द डेफिसिट। तो टैक्स लो है इसीलिए बढ़ाना, ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है। हो सकता है कि टैक्स ज्यादा है फिर भी हम और बढ़ा रहे हैं, तो ये तो भाई गलत हो गया, ये अजम्पशन इम्प्लिसिट नहीं है। दूसरा ये कह रहा है कि डेफिसिट इन अ बजट इज नॉट डिजायरेबल। डेफिसिट इन अ बजट इज नॉट डिजायरेबल। बजट में जो डेफिसिट हो जाता है ना वो इच्छित नहीं होता है, मतलब कौन चाहता है कि भाई बजट में घाटा हो जाए। तो इस पे भी संदेह है कि भाई ये होगा कि नहीं। थर्ड कह रहा है कि डेफिसिट कैन नॉट बी मेट विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स। डेफिसिट को बिना टैक्स को बढ़ाए डेफिसिट को कम नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये भी मेरे को स्ट्रांग नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला तो साफ साफ गलत होगा, तो ए जिसमें भी है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे 2 होगा एंड 3 होगा। डेफिसिट कैन नॉट बी मेट, हाँ, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का जो सोर्स है ना, सोर्स ऑफ रेवेन्यू में, वो टैक्स ही है। तो जब तक टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट, डेफिसिट को कैसे कम करेगी। तो ये वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, 2 एंड 3। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 25 मई इन अ सर्टेन ईयर इज संडे। किसी साल का, यहाँ पे साल कौन सा है, लीप ईयर है या नहीं है, हमें नहीं पता। तो हम क्या मान के चलेंगे कि भाई नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, किसी साल का 20, और लीप ईयर होता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मई के बाद का हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फरवरी तो गायब ही है। कह रहे कि 25 में किसी साल का संडे है, तो उसी साल का कौन सा दिन होगा 25 दिसंबर को। ठीक है, तो 25 मई, अगर मई की बात करें तो मई में कितने दिन होते हैं भाई, मई में 31 दिन होते हैं। तो 25 दिन तो गायब है, तो मई के कितने दिन बचे, मई के बच के यहाँ पे हम लिख लेते हैं। मई के बाद क्या होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। तो मई के 25 तारीख हो चुके हैं, यानी कि मई में 6 दिन और बचे। जून में पूरे के पूरे कितने दिन बच गए भाई, 30 दिन। जुलाई में 31 दिन, अगस्त में भी 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन और नवंबर में 30 दिन। और उसके बाद दिसंबर में कितने दिन भाई, 25 दिन। यही तो हमें से निकालना है। तो हमें पता है कि भाई सबको 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, यही बचेगा ना।
ओके, 6 2 8, 3 11, 3 14, ये गायब हो गया, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 5, अच्छा यहाँ पे 2 बचेगा ना, 2 3 5 2 7, ये भी गायब हो गया। अब डे कितने बचे भाई? 4 बचे, 4 डे बचे। तो भाई संडे था 25 मई को, तो संडे में 4 दिन जब ऐड करेंगे ना, संडे प्लस 4 डेज ऐड करेंगे तो थर्सडे आ जाएगा। थर्सडे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही निकालना है तो थर्सडे हमारा आंसर हो गया, ये ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हमने? ऑड डेज हमने निकाल लिया, 7 से डिवाइड करके हर महीने का ऑड डे निकाल लिया, और जो आया उसको हमने ऐड कर दिया संडे में, तो हमारा निकल के आ गया आंसर। नेक्स्ट है, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। आइडल ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप, मतलब हम कहते हैं खाली दिमाग शैतान का। आइडल ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सम लॉजिक? इसमें किसमें लॉजिक है? हार्ड वर्क इज द बेसिस ऑफ सक्सेस। एजुकेटेड पीपल आर कल्चर्ड। A person without work is rebellious. Players are physically healthy. ये हो गया भाई, जिस आदमी के पास काम नहीं होता ना, वो भाई बहुत ही खतरनाक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट टेक्स 3 hours to fill a tank, but because of some leakage at the bottom of the tank, it takes 1 more hour to fill the tank. In how many hours the tank becomes empty just because of hole? देखिए, एक टंकी है, मान लेते हैं कि ये टंकी है, ठीक है, ये है हमारी टंकी, ये टंकी है, और इसमें क्या है भाई, इसमें ना अगर हम बात करें कि नीचे ना एक लीकेज हो गया है, यहाँ पे ये लीकेज हो गया है जिससे पानी बाहर की तरफ गिरने लग गई है। तो कह रहे हैं वैसे तो ये टंकी 3 घंटे में भर जाती है, लेकिन कि एक होल के चलते ना ये क्या हो रहा है कि ये 4 घंटे में भर पा रही है। तो इसको हम मैथमेटिक्स तरीके से नहीं करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, मान लेते हैं जैसे हम यहाँ पे देखिए 3 आवर में पहले भरती थी, अब 4 आवर में भर रही है। तो हम क्या करेंगे ना, हम एक इनका एलसीएम ले लेंगे, मान लेंगे कि 12 लीटर ना इसकी पूरी कैपेसिटी है। टंकी में कितने पानी भरते हैं भाई? 12 लीटर पानी आता है। तो 3 आवर में वैसे तो टंकी भर सकती है, हाँ 3 आवर्स, यानी कि कोई नल है जो एक इस टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, उस नल को मान लेते हैं एक टैप है, इस नल को 3 घंटे में भर रहा है, यानी कि टैप पर आवर में कितना लीटर पानी इसमें भर रहा है? 4 लीटर, है ना, 12/3। तो 4 लीटर पर आवर वो पानी भर रहा है। लेकिन भाई जो होल है ना, वो हर घंटे ना क्या कह रहा है, अब 4 घंटे लग रहे हैं, यानी कि 4 घंटे लग रहे हैं, तो उस टैप की कैपेसिटी अब कितनी हो गई है? 3 लीटर पर आवर। समझ में आया? नहीं आया? मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए, एक टैप है, ठीक है, एक टैप है जो कि 12 लीटर के इस टैंक को पहले 3 घंटे में भरता था, यानी कि अभी उसकी जो कैपेसिटी थी 4 लीटर पर आवर थी, बट अब 4 घंटे में भर रहा है, यानी कि 3 लीटर पर आवर उसकी कैपेसिटी हो गई है ना। 1 घंटा देरी से वो भर रहा है। क्यों भर रहा है? क्योंकि 1 लीटर ना हर घंटे खाली कर दे रहा है ये होल। अब समझ में आया? 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर दे रहा है ये जो होल है ना, ये जो लीकेज है वो। तो कह रहे हैं कि अगर नल को हम चलाए ही ना, तो कितने देर में ये 12 लीटर भरा हुआ खाली हो जाएगा। तो 1 लीटर में 1 लीटर खाली कर रहा है, एक घंटे में 1 लीटर, तो 12 घंटे में 12 लीटर ये खाली कर देगा भाई ये होल। यानी कि कितना टाइम लगेगा खाली होने में? 12 घंटे लगेंगे। यही हमसे पूछ रहा है, इजी सिंपल, है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन पॉसिबली रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबली रिप्रेजेंट कर रहा है कार के मोशन को रोड पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन पॉसिबली रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ कार ऑन रोड। इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबली रिप्रेजेंट कर रहा है कार के मोशन को रोड पे। तो ये 3 ग्राफ्स दिए गए हैं। अगर हम बात करें पहले ग्राफ की, जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे सिंपल सा ये ग्राफ है। इसमें कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ अगर हम मान लीजिए यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ। ये पैरेलल तो नहीं हुआ, वेट अ सेकेंड। मान लीजिए हमने यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि भाई टाइम इसने मान लीजिए यहाँ से 1 2 3, ये 3 आवर्स में टाइम है, ये 3 आवर्स है। तो 3 घंटे में मान लेते हैं, यहाँ पे 0 था तो 1 2 3, तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि भाई 3 घंटे में इसने 3 किलोमीटर
या 30 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक भाई टाइम बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस इसने यहाँ से इतना कवर किया। हो सकता है कि भाई स्पीड जो रहा हो ये मतलब यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ रही होगी, है ना, टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है, और यहाँ पे टाइम के साथ डिस्टेंस कम होता जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जाकर के स्पीड थोड़ी कम हुई होगी, इसी वजह से डिस्टेंस धीरे धीरे कम ट्रेवल किया होगा। तो ये तो दिखा रहा है हमारा, तो ये तो पॉसिबली शो कर रहा है कि भाई कार का ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कार रोड पे इस तरीके से चल सकता है। वहीं पे दूसरे की बात करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम आपका दिया हुआ है, तो अगर यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको देख रहे हैं एक ही टाइम पे, इस टाइम पे मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, तो इस टाइम पे एक गाड़ी यहाँ पे भी है, इस डिस्प्लेसमेंट पे भी, और यहाँ पे भी है। तो क्या इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? एक ही टाइम पे 2 जगह गाड़ियाँ कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? वेट अ सेकेंड। हाँ, ये देखिए, ये जो सेकंड है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम अगर रहता तब ये गलत हो जाता, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम है, तो किसी भी कार का डिस्प्लेसमेंट 0 तो हो ही सकता है ना। मान लीजिए कार यहाँ पे गई इस तरीके से और वापस लौट के यहाँ पे आ गई, तो 0 हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी कार का मोशन दिखा रहा है रोड पे। जबकि अगर हम बात करें थर्ड ग्राफ की, तो थर्ड ग्राफ में स्पीड यहाँ पे तो पॉजिटिव में था, बट यहाँ पे जाकर के स्पीड माइनस में हो गया। और कभी भी स्पीड माइनस में कैसे हो सकती है, ठीक है, तो माइनस में नहीं होगी, यानी कि थर्ड हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से है। कह रहा है कि KLMNO और P ये एक टेबल के टेबल पे बैठे हुए हैं। मान लीजिए ये टेबल है, राउंड टेबल है, और 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, ठीक है, KLMNO P। उसके बाद कुछ हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस है। पहला कंडीशन कह रहा है कि K and L आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो मान लेते हैं ये रहा K और ये रहा L, एक दूसरे के ऑपोजिट है K और L। पहला तो कंडीशन हमने कर लिया है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि M इज टू द लेफ्ट ऑफ K, M लेफ्ट है K के, तो सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो M K का लेफ्ट क्या हो जाएगा? ये वाला, यहाँ पे M है। उसके बाद कह रहा है कि O and N आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो O and N यहाँ पे रख सकते हैं, बाकी तो कहीं पे रख नहीं सकते, तो O और N को हम रख देंगे ऑपोजिट टू ईच अदर। हम लिख लेते हैं कि भाई O और N ऑपोजिट है एक दूसरे के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि P इज टू द राइट ऑफ N, P राइट है N के। तो अगर हम N यहाँ पे रखेंगे तो भाई इसका राइट तो ऑलरेडी भरा हुआ है ना, N का राइट, M है यहाँ पे बैठा हुआ, तो हम N को यहाँ पे रख सकते हैं और O को यहाँ पे रख सकते हैं, और तो ये वाला कंडीशन हो गया। और फिर P इज टू द राइट ऑफ N, तो N है P के राइट, सॉरी P है N के राइट में, तो N यहाँ पे बैठा हुआ है, तो P यहाँ पे बैठा होगा। तो अब हमारा सारा बन गया, सारा का सारा जगह भर गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हु इज टू द लेफ्ट ऑफ L। तो L के लेफ्ट में क्या है भाई? L के लेफ्ट में P है, ठीक है। बी ऑप्शन सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इज नॉट रेशनली रिलेटेड। इनमें से कौन रेशनली रिलेटेड नहीं है? गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ये तो रिलेटेड लग रहा है भाई, गोल्ड का ऑर्नामेंट बनता है, तो ये तो है रिलेटेड। उसके बाद है वुड फर्नीचर, बिल्कुल बनता है। स्ट्रॉ से नेस्ट बनता है, जबकि कह रहे हैं कि पिचर से पॉटरी बनती है क्या? तो ये नहीं बनती है भाई, ये रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे के सारे रिलेटेड है रेशनली। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। इनमें से ऑड कौन है? पेसो फी गामा डेल्टा, सॉरी फी कह रहा हूं मैं, फाई गामा डेल्टा, ठीक है। तो देखिए इनमें से जो कुछ आपने पढ़ा है, जैसे फाई आपने सुना होगा, गामा सुना होगा, डेल्टा सुना होगा, ये सब क्या है? ग्रीक सिंबल्स है जो कि फिजिक्स में यूज होता है, जबकि पेसो नहीं है, तो पेसो ऑड है और उसको हम आउट कर देंगे। नेक्स्ट है द मंथली इनकम ऑफ 6 एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी इज ₹15,000, 18,000, 17,500 एंड 30,000। उसके बाद ये इतना 17,500 एंड 28,000। In the number of employees having income more than mode and less than mean income is। यहाँ पे पूछ रहा है द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग इनकम मोर देन मोड एंड लेस देन मीन इनकम इज। तो यहाँ पे आपको पहले तो मोड निकालना पड़ेगा इन पूरे जितने भी सैलरीज है उनका, उसके अलावा यहाँ पे मीन निकालना पड़ेगा, और फिर आपको बताना पड़ेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका इनकम मोड से ज्यादा है और मीन से कम है, ठीक है। तो चलिए मीन पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, मोड और फिर मीन निकाल लेते हैं। तो देखिए मोड निकालना तो बहुत आसान है। मोड हम कैसे निकालेंगे?
जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही मोड होगा, यानी कि जो जितने ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा वो मोड हो जाएगा। तो 15,000, 18,000, 17,500, 30,000, 17,500, 28,000। तो देखिए आप 17,500 ना 2 बार आया हुआ है और सबसे ज्यादा बार यही आया हुआ है, यानी कि मोड तो हो जाएगा 17,500। मोड तो हमारे निकल गया। अब निकाल लेते हैं भाई मीन। मीन कैसे निकालते हैं? मीन सिंपली एवरेज होता है, तो एवरेज इनका निकाल लीजिए, मीन निकल के आ जाएगा। देखिए तो मीन निकालते हैं। सबसे पहले एवरेज लेना है हमें 15,000, 1800। तो सब में से 3-3 हम क्या करते हैं, 3-3 जीरो गायब कर देते हैं ना। हम इतना क्यों जोड़ना है, बाद में हम ऐड कर देंगे। अच्छा नहीं कर सकते, 2-2 जीरो गायब कर सकते हैं क्योंकि 17,500 भी है। चलिए हम निकाल लेते हैं। तो इन सबको ऐड कर दीजिए। सबसे पहले आप 17,000, 15,000 और 18,000 कितना हो जाएगा? 33,000। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15,000 प्लस 18,000 प्लस 17,500 प्लस 30,000 प्लस 17,500 प्लस 28,000 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं? तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो 15 18 कितना हो गया? 33 और 17,500 दो बार है यानी कि 35। तो 35 33 कितना हो गया भाई? 73 हो गया। इतना ही हो गया ना। 35 कितना हो गया? ये देखिए, ये 35,000 और ये कितना है? 33,000। हाँ ठीक है। तो ये हो गया 8 एंड 6 68 हो गया। और उसके अलावा 68 प्लस 28,000 और 30,000 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर ऊपर वाले सबको जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा आपका कितना? 6 उसके बाद आ जाएगा आपका 1 2 3, यानी कि 1,12,000 सॉरी कितना? 1126,000 1126,000 11,26,000 और डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 6 करेंगे डिवाइडेड बाई तो कितना आ जाएगा? 6 से पहले करेंगे तो 1 से आएगा, फिर बचेगा कितना? 5 2 8 आ जाएगा, फिर बचेगा कितना? 4 6 7 फिर 4 18 मतलब समथिंग इतना 18 लगभग 18,733 के आसपास ये अमाउंट निकल के आएगा। तो आपसे हमसे पूछ क्या रहा था? हमसे पूछ रहा था कि कितने लोग हैं जिनका मोड से ज़्यादा सैलरी है और मीन से कम है। तो भाई मीन तो लगभग हमारा 18,733 के करीब आ रहा है और मोड हमारा 17,500 है। तो कितने लोग हैं? 17,500 से ज़्यादा वाले 1 लोग हो गए और 18,733 से कम वाले एक तो 18,000 वाला हो गया। उसके अलावा बस 1 ही लोग हैं। तो 1 ही लोग ऐसे हैं भाई जिनकी सैलरी मोड से ज़्यादा है और मीडियन से कम है। तो एक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर एंड पॉपुलेशन इन लैख ऑफ 4 सिटीज। 4 सिटीज है A B C D। तो जो एरिया है ना वो एरिया ये वाला रहा है, स्क्वायर किलोमीटर में है और जो पॉपुलेशन है वो लाख में दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है? लीस्ट डेंसली। और देखिए डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। तो 125 किलोमीटर में 125 स्क्वायर किलोमीटर में भाई जो लोग रहते हैं, सॉरी वेट अ सेकेंड, 125 km स्क्वायर में जो लोग रह रहे हैं वो कितने रह रहे हैं? 25 लाख रह रहे हैं। 25 लाख रह रहे हैं। ठीक है, और 140 में 40 लाख और 180 में 60 लाख और 200 में 50 लाख। अब आपको क्या करना है? आपको करना है इनका डेंसिटी निकाल लेना है। तो सिंपली डिवाइड कर देंगे ना, डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा। देखिए ये ए वाले को कर देते हैं, पहले ए वाले को करके देखते हैं। 25 लाख लोग रह रहे हैं कितने में भाई? वेट 125 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 25 लाख, यानी कि 25 1 2 3 4 5 इतने लोग रह रहे हैं। और तो 1 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहेंगे? डिवाइड कर देंगे 125 से। तो 125 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 1 लाख ऊपर आएगा, यानी कि 20,000। पहले का 20,000 डेंसिटी निकल के आएगा। दूसरे का आप डिवाइड करके देखते हैं भाई। तो दूसरे का ऐसे ही डिवाइड कर देंगे।
पहले का कितना निकल के आया ए वाले का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अभी बी का हम निकाल लेते हैं डेंसिटी, तो बी का भी हमें ऐसे ही करना है, डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है? टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड कर देना है। तो पॉपुलेशन सेकंड में अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो कितना है? सेकंड में है भाई पॉपुलेशन 440 लाख, और जो एरिया है वो कितना है? 140 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको डिवाइड करके देखिए, तो ऊपर आपका कितना निकल के आ जाएगा? 1 2 3 4 5, ऊपर आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ऊपर लगभग 20 लाख निकल के आ जाएगा, और नीचे 7 आ जाएगा। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे ना तो कितना होगा? आपको देख के लग रहा होगा कि भाई 2 लाख से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी कि ए से ज्यादा होगा इसका डेंसिटी, मतलब 25,000 और 20,000 के बीच में होगा इसका। पूरा हम क्यों सॉल्व करें, हमें तो बस आंसर से मतलब है ना। उसके बाद अगर हम तीसरे का देखें, सी का देखें, तो सी को कैसे हम डिवाइड करेंगे? ऊपर 6 लाख है, 60 लाख है, और नीचे 180 है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 6 से ये 3 बार में जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा। तो ऊपर देखिए अब यहाँ पे लगभग 30,000 से ज़्यादा आपका 30K से ज़्यादा आपका डेंसिटी निकल के आ जाएगा। अब वैसे ही हम फोर्थ का देख ले, फोर्थ का, तो फोर्थ का कितना आ जाएगा? ऊपर 5 है, 50 लाख, और नीचे 200, तो ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर 50,000 आ गया, यानी कि सबसे ज्यादा जो डेंसिटी इसमें है 50। तो हमें क्या पूछ रहा था? हमें तो सबसे कम वाला पूछ रहा था, तो सबसे कम वाला पहले वाला है। ए में जो है ना, ए शहर में सबसे कम डेंसिटी सबसे कम है, क्योंकि 20,000 पर्सन ही पर किलोमीटर स्क्वायर में रह रहे थे। तो हमें निकल के आ गया। समझ में आया आपको कैसे निकाला? तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो गया था, बट ठीक है, आप यहाँ पे समझाने के लिए लंबा हो गया, वरना आप इसको देख करके बता सकते थे। तो ए में सबसे कम डेंसिटी है। उसके बाद है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव्स अ रिमाइंडर 2। इफ क्यूब ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 द रिमाइंडर विल बी। कह रहे कि एक नंबर जब 8 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है। तो कह रहे कि अगर इस नंबर के क्यूब को, इफ क्यूब ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो मान लेते हैं भाई वो नंबर 10 है, 10 है ना, तो 10 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा। तो 10 के क्यूब को अगर कर दें हम, यानी कि 10 का क्यूब कितना होगा भाई? 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। तो 1000 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यही हमसे पूछ रहा है, करके देख लीजिए। तो आपका आ गया यहाँ पे 20 कट गया, और सॉरी कट, हाँ यहाँ पे 4 आ गया, और ये तो ये पूरा मतलब 0 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा? 0 रिमाइंडर आएगा। तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आप देख के बता सकते थे, जैसे रिमाइंडर 2 आ रहा है ना, तो जब क्यूब करेंगे तो 2, तो रिमाइंडर भी तो क्यूब हो जाएगा, तो रिमाइंडर का भी क्यूब होगा, तो 2 × 2 × 2 8 तो यहाँ पे बन गया, यानी कि 8 से 8 तो डिवाइड हो गया, यानी कि रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं एक भी। ठीक है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में कह रहा है कि द फॉलोइंग चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ इंजीनियर्स, लेबर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्किंग इन अ कंपनी। अभी देखिए, ये जो लाइन है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स है, ये जो डॉट वाले हैं इंजीनियर्स है, और जो ब्लैंक है वो लेबर है, यानी कि लेबर कितने हैं? टोटल 50% है, यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो इंजीनियर्स है, इंजीनियर्स कितने हैं? 37.5% है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं 12.5%। टोटल 100% का ये ग्राफ है। अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि if total number of engineers is 75 then number of laborers is 75। total number of क्या है? engineers। तो engineer हमें पता है कि 37.5% है भाई। कौन? इंजीनियर। तो इंजीनियर की संख्या अगर बात करें, परसेंटेज 37.5 है, तो संख्या 75 है। ठीक है, यानी कि कितने परसेंट, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे भाई? 37.5% 75 आते हैं, तो इसका 50% निकालना है हमें। लेबर तो ज्ञात करना है, तो लेबर क्या करेंगे? इंटू 50 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 37.5 कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा। यानी कि लेबर कितने भाई? 100 है। समझ में आया? चलिए
नेक्स्ट द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इन लाख रुपीज। ये जो टेबल है, टेबल दिया हुआ है क्या? अच्छा हाँ दिया हुआ है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इन लाख रुपीज। 2008-9 में जो प्रॉफिट हुआ वो 590 हुआ, 2009-10 में 620 लाख, और 2010 ऐसे ये हर साल का क्या प्रॉफिट दिया हुआ है, हर ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का। तो हमसे पूछ रहा है द पीरियड विच हैज मैक्सिमम परसेंट इंक्रीज इन प्रॉफिट ओवर द प्रीवियस ईयर। वो वाला ईयर बताइए जिसमें पिछले साल के मुकाबले सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो अगर हम बात करें 2008-9 में 590 था, 2009-10 में 620 हो गया। तो अगर परसेंटेज इंक्रीज की बात करें तो कितने से बढ़ा भाई? अगर हम ऐसे बात कर ले तो ये 30 से बढ़ रहा है, 30 से बढ़ रहा है। तो कितने पे हमें बेस ईयर कौन सा मानना पड़ेगा? इसको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 590 का कितना होता है 30, तो 30 अपॉन क्या कर देंगे, 30 अपॉन 590 इंटू 100, यही करेंगे ना। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये पहले ईयर का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करना है पिछले साल से अगले साल के प्रॉफिट का। तो हाँ, तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ जाएगा, अगर आप ये करोगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना, लगभग 5.08%, ठीक है 5.08%। ये तो भाई निकल के आ गया 2008-9 से हमने कंपेयर किया 2009-10 का। अब 2009-10 से 2010-11 का अगर हम कंपेयर करेंगे तो कितना, 620 से 656 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया, 36 बढ़ गया। 620 इंटू 100, इसको आप जब निकालोगे तो लगभग आपका 5.80 आएगा। वैसे ही 656 से 690 हो गया, तो 656 से 690 हो गया, कितने से बढ़ गया, 34 से, डिवाइडेड बाई 656 656 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 5.18%। और उसके बाद 690 से 726 यानी कि 36 से बढ़ गया इंटू 100 अपॉन 690, तो इसको निकालोगे तो आ जाएगा लगभग 5.21%। तो देखिए बहुत कितना कम मार्जिन है। तो ये 5.21%, ये 5.18%, ये 5.08% और ये 5.80%, यानी कि सबसे पहला वाला ये सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा इंक्रीज इस साल हुआ है, 2009-10 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो कर लिया आपने, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था। तो क्योंकि सीसेट का पेपर है, आप इसको बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं आराम से। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के टोटल स्टूडेंट दे रहे हैं, गर्ल्स और बॉयज, आई मीन बॉयज और गर्ल्स और टोटल कह रहे हैं। देखिए साइंस में बॉयज 20 है, गर्ल्स 6 है, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 26 हो जाएंगे टोटल साइंस के स्टूडेंट। आर्ट्स की अगर बात करें तो आर्ट्स में गर्ल्स 40 है और बॉयज़ का पता नहीं है, और मतलब बॉयज़ का पता नहीं है, तो टोटल हम कैसे निकालेंगे अभी। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में 15 बॉयज़ है और टोटल 20 है, यानी कि 5 यहाँ पे गर्ल्स होंगी, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे टोटल 80 है ना, यहाँ पे टोटल 80 है ये वाला। तो बॉयज़, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब मिला करके बॉयज़ टोटल 80 है, तो 20 है साइंस के बॉयज़, 15 है कॉमर्स के, तो 20 एंड 15 कितना हो गया, 35। तो बचे हुए होंगे किसके, बचे हुए होंगे आर्ट्स के, यानी कि 45 है आर्ट्स के। अब यहाँ पे हम आराम से आर्ट्स के टोटल हम काउंट निकाल सकते हैं। आर्ट्स के बॉयज़ है 45, गर्ल्स है 40, यानी कि टोटल 85 हो जाएगा। और जब यहाँ हमें पता चल गया तो अब इनके भी टोटल निकाल सकते हैं, 6 एंड 40 46 एंड यहाँ पे 51 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 कितना, 46, 5 1 9 एंड 1 सेकेंड 0 5 1 एंड 3 8 11 131। तो देखिए 131 यहाँ पे टोटल हो गए। अब देखिए द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप में कितने हैं वही पूछ रहे हैं, तो 131 हो जाएगा आंसर हमारा, सिंपल है। चलिए आगे बात करते हैं, 27th क्वेश्चन की बात करते हैं। 27th क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री। ईयर है 2010, 11, 12, 13, इम्पोर्ट इतना है, एक्सपोर्ट ये है। अब हमसे पूछ रहे हैं द एवरेज ट्रेड बैलेंसेज। एवरेज ट्रेड बैलेंस हमें कितना निकालना है, निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ पे हमें एवरेज ट्रेड बैलेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें पहले करना है कि टोटल एक्सपोर्ट्स में से टोटल इम्पोर्ट माइनस करना है और उसका एवरेज निकाल देना है, ठीक है। तो देखिए
टोटल अगर हम पहले हम जोड़ लेते हैं, एक्सपोर्ट टोटल कितना है, एक्सपोर्ट है 140, 183, 170 एंड 210, तो कितना हो जाएगा 0 0 3 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 7 8 8 16 4 20 0 हो जाएगा, और कैरी करेंगे 2 तो 4 5 1 6 1 7, 703 हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक्सपोर्ट हो जाएगा। माइनस करेंगे इम्पोर्ट, इम्पोर्ट कितना है 005, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, वेट 5, उसके अलावा 0 7 7 14 5 19, कैरी करेंगे 1 3 4 5 एंड 6, 695 इसमें से लेस कर देंगे, तो भाई जब लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 0 एंड यहाँ पे आएगा 0, तो 8 आ जाएगा हमारा। तो 8 तो हमारा आ गया भाई, यानी कि 008, यानी कि 8 हमारा आ गया क्या, ट्रेड का बैलेंस। तो हमें एवरेज निकालना है, तो टोटल कितना ईयर है 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो 2 आ जाएगा हमारा, क्या 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ट्रेड बैलेंस, एवरेज ट्रेड बैलेंस, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इज अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग एक मॉडर्न टेक्निक है, इनमें से किसका, प्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन, ट्रेडिशनल डिसीजन, प्रोग्रामिंग, ई गवर्नेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक है अभी किस चीज़ का, प्रोग्राम डिसीजन का। उसके बाद है योर सबॉर्डिनेट रिक्वायर्स लीव बट योर ऑफिस वर्क विल बी अफेक्टेड ड्यू टू हिज एब्सेंस बिकॉज ही इज अ की पर्सन फॉर दैट वर्क। आपके सबॉर्डिनेट को, आपके साथ काम करने वाले, आपके नीचे काम करने वाले एक सबॉर्डिनेट है जिसको निकलना ज़रूरी है, छुट्टी लेना ज़रूरी है उस टाइम पे, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका ऑफिस वर्क अफेक्ट होगा, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट की है आपके, मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सन है आपके ऑफिस का उस काम के लिए। तो आप क्या करेंगे, यू शुड रेफर हिज मैटर टू योर सुपीरियर, सैंक्शन द लीव, आस्क अनदर पर्सन टू डू हिज वर्क। मतलब क्या आप अपने सुपीरियर को उसके बारे में बोलोगे कि भाई इसको छुट्टी दे या नहीं दे, बॉस इसको छुट्टी दे या नहीं दे, सैंक्शन लीव उसको दे दोगे, मतलब छुट्टी दे दोगे, या फिर किसी और पर्सन को काम करने के लिए बोलोगे। और एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन क्या है, मीट हिम, डिस्कस अबाउट द रीजन फॉर लीव एंड ट्राई टू कन्विंस हिम द अर्जेंट नीड ऑफ हिज प्रेजेंस। तो आप यही करोगे कि भाई तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम चले जाओगे तो ये काम कैसे हो पाएगा, कोई और तुम्हारे बदले में ये काम नहीं कर सकता। उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करोगे कि जाना ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, तो ये काम आप करोगे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ये यूकेपीसीएस 2012 का पेपर था, इसमें हमने 29 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो अगर आपको ये कोर्स लेना है सीसैट का, तो आप बेशक हमें क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। हमारे इंस्टा कह रहा हूँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम का लिंक, ये दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी हम हैं एनसीईआरटी जोन के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ हमारे कुछ कोर्सेज़ हैं, मैं उसके बारे में एक बार आपको दिखा दूँ, उन कोर्सेज़ के बारे में समझा दूँ। तो ये हमारे कुछ कोर्सेज़ हैं, आपको इनमें से कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप इसके बारे में भी पता कर सकते हैं, हमसे ले सकते हैं। देखिए, बीपीएससी 67 का कोर्स हमारे चैनल पे चल रहा है, क्रैश कोर्स है ये, जिसमें हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। जीएस प्रोवाइड कर रहे हैं क्राउन का, बिहार स्पेशल प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट अफेयर्स, स्पीडी और एडिटोरियल से प्रोवाइड कर रहे हैं, घटना चक्र 5 सब्जेक्ट का आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। घटना चक्र में ऐसे क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होता है आपको पता है, और हम बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल टारगेट बेस्ड हमारा प्रिपरेशन चल रहा है। उसके अलावा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स 30 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे इसमें, और 3000 करंट अफेयर्स एमसीक्यू भी मिल रहा है। सेम एचपीएससी के साथ भी है, यूकेपीएससी के साथ भी, और कोर्स का प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना है। और अगर घटना चक्र एक्सक्लूड करके लेते हो तो आपका प्राइस थोड़ा घट जाता है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। घटना चक्र अगर आप इंडिविजुअली लेना चाहते हो तो 1000 रुपीज़ का आपको ये मिलेगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स 2000 एमसीक्यू का सीरीज 500 रुपये। सीसेट अगर आप लेते हैं उसमें आपको 10 से 15 सेट मिलेंगे, बिल्कुल एनालाइज्ड सेट मिलेंगे 500 का। क्राउन जीके का कोर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है 1000। ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, बिहार स्पेशल, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों मिलेगा। उत्तराखंड स्पेशल में भी यही है, हरियाणा स्पेशल का भी मिल जाएगा। राकेश यादव सर का जीएस, और जो अभी सीबीटी एसएससी सीबीटी हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका लेटेस्ट पेपर भी आपको इसके साथ हम एनालाइज करके दे रहे हैं। साथ ही साथ बिहार साइड प्री
BRSI मेंस, SSC CHSL जिसमें हम आपको GS, करंट अफेयर्स और रीजनिंग ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और SSC CGL में भी हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ मैथ्स हम आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा हिंदी स्पेशल फॉर एवरी एग्जाम। कोई भी एग्जाम देते हो तो हमारा पूरा कोर्स है जिसमें हमने नालंदा पब्लिकेशन के बुक को कवर किया है, साथ ही साथ लूसेंट से भी कुछ हमने उठाया है। तो बहुत ही क्वालिटी आपको ये कंटेंट मिलेगा, और NCERT समरी सार भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो इतने सारे कोर्सेज हैं, इनमें से कुछ भी आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। नंबर मैंने आपको बता दिया कि क्या नंबर है। तो बस इतना ही रहने देते हैं आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।